थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि कोई भी जब कॉलम है, पिछले दिन देखे थे कि कॉलम है एक ये और इस पे एक लोड लग रहा है P, तो कितना ये डिस्टेंस हो, मतलब इसेंट्रिसिटी कितना हो ताकि इस कॉलम में मेरा टेंशन डेवलप नहीं हो। यानी हम लोग पढ़ेंगे आज नो टेंशन कंडीशन, मतलब टेंशन नहीं होना चाहिए कॉलम में। मतलब लोड कितना दूर उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से प्लेस करेंगे ताकि कॉलम में कोई भी टेंशन डेवलप नहीं हो। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर नो टेंशन। देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि सिंपल बात है, हम लोग जानते हैं या कंक्रीट में इसको पढ़िएगा अगले सेमेस्टर में कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में मजबूत होता है। मतलब उसको अगर दबाएंगे कंक्रीट को तो क्या होगा, ज्यादा ये लोड बियर करेगा। लेकिन अगर इसको हम खींचते हैं कंक्रीट को तो क्या होता है, ये टूट जाता है। इसलिए उसमें छड़ लगाना पड़ता है। देखे होंगे कि जब कंक्रीटिंग होता है तो बहुत सारे जगह पे छड़ दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि किसी भी कारणवश अगर इसमें टेंशन डेवलप हो जाए तो छड़ क्या करे, उस टेंशन को बियर कर ले, सस्टेंड कर ले। लेकिन अगर हम लोग कॉलम बनाते हैं कंक्रीट का तो ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें क्या हो, कोई भी टेंशन डेवलप नहीं हो। अगर टेंशन डेवलप होगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। वही लिखे, इन मैसनरी वॉल, अगर हम लोग मैसनरी वॉल बनाते हैं, मैसनरी मतलब ब्रिक का, सिंपल है, उसमें हम लोग छड़ नहीं देंगे। ब्रिक का वॉल में क्या होता है, छड़ नहीं दिया जाता है। एनी मैसनरी वॉल हैव नो प्रॉपर्ली टू कैरी टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब कोई भी मैसनरी वॉल प्रॉपर्ली टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी नहीं करता, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस नहीं वो ले पाता है। इफ टेंसाइल स्ट्रेस आर कम्स अप, अगर उस पर टेंसाइल स्ट्रेस आता है, द वॉल, अगर वॉल पे टेंसाइल स्ट्रेस आता है तो वॉल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वही लिखे, इफ टेंसाइल स्ट्रेस आर कम्स अप इन द वॉल, अगर टेंसाइल स्ट्रेस आया वॉल पे तो द वॉल इज फेल, तो वॉल फेल हो जाएगा। अभी हम लोग समझे कि जो भी मैसनरी स्ट्रक्चर है या कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो सिर्फ कंप्रेसिव लोड लेता है, टेंसाइल लोड नहीं लेता है। अगर हम लोग टेंसाइल लोड उसमें देते हैं तो इसका मतलब है वो फेल करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैसनरी स्ट्रक्चर को या कंक्रीट स्ट्रक्चर को, सिंपल कंक्रीट स्ट्रक्चर, नॉट आरसीसी, ओनली प्लेन कंक्रीट स्ट्रक्चर, मतलब उसमें छड़ नहीं दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि क्या, कि वो जो मैसनरी स्ट्रक्चर है उसमें टेंशन डेवलप नहीं करेगा, और टेंशन डेवलप नहीं करेगा तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा। तो इसीलिए हम लोग को ये निकालना है कि कितना दूर इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से लोड को प्लेस करेंगे ताकि इसमें टेंशन डेवलप नहीं हो। क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, लिखे हैं, ड्यू टू दिस वी इंश्योर नो टेंशन डेवलप इन द मैसनरी वॉल, इसलिए हम लोग ये इंश्योर हो लेते हैं, ठीक है, ये पूरा अच्छे से कंफर्म हो लेते हैं कि लोड कहाँ हम लोग देंगे मैसनरी वॉल में, कितना दूर देंगे उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। जैसे मान लीजिए यही मैसनरी वॉल है, इसका ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लंबा नीचे तक जाता, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये इस एक्सिस से कितना दूर हम लोग लोड दे सकते हैं इधर ताकि इसमें टेंशन डेवलप नहीं करेगा। और हम लोग देखे हैं पिछले क्लास में कि जैसे ही हम लोग इस पे इसेंट्रिक लोड देते हैं, किस पे, कॉलम पे, इसको दो भाग में हम लोग बांटते थे, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और एक मोमेंट के कारण। तो यही जो मोमेंट के कारण आता था, इसी के कारण टेंशन डेवलप करता था। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिखे थे एफ मिनिमम बराबर P अपॉन ए माइनस PEY अपॉन आई, और इसका वैल्यू जीरो लाते थे। एफ मिनिमम का वैल्यू क्या लाते थे, जीरो, नो टेंशन के लिए। तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो तभी ना होगा, ये जीरो कब होगा, मान लीजिए इतना बराबर जीरो, तो इस केस में क्या होगा, PA इक्वल टू PEY अपॉन आई, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू क्या होना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस। अगर ये ज्यादा हो, ये तो फुल्ली कंप्रेशन होता है, ये फुल्ली कंप्रेसिव होता है, हम लोग डायग्राम भी बना के देखे, टेंशन इसी में आता है
टेंशन या कंप्रेशन किसमें आता है, बेंडिंग स्ट्रेस में टेंशन या कंप्रेशन डेवलप करता है। तो अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो, इसका वैल्यू ज्यादा हो, डायरेक्ट स्ट्रेस का क्या हो, वैल्यू ज्यादा हो या इक्वल हो, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस ज्यादा हो या बराबर हो किसके, बेंडिंग स्ट्रेस के, तो इस समय टेंशन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा है। कंप्रेशन माइनस हमेशा, अगर ये फुल्ली टेंशन मान लीजिए अगर होता, तो कंप्रेशन का अगर लोड ज्यादा हो, ये ज्यादा हो और ये मान लीजिए 5 है या 10 है, तो दोनों बैलेंस कर लेगा। अगर ये कम है इससे 5 है, तो फिर भी जब माइनस करेंगे तो 5 का क्या होगा, कंप्रेशन ही होगा। यानी डायरेक्ट स्ट्रेस अगर ज्यादा हो या इक्वल हो किसके, बेंडिंग स्ट्रेस के, तो उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, टेंशन डेवलप नहीं करता है। वही लिखे वी फाइंड द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी टू अवॉइड द टेंशन इन द मेसोनरी स्ट्रक्चर। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता है कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, मतलब कितना दूर यहां से यहां मैक्सिमम हम लोग रखेंगे ताकि उस स्ट्रक्चर में कोई भी टेंशन डेवलप नहीं हो। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर नो टेंशन कंडीशन, फॉर नो टेंशन कंडीशन वही लिखे, फॉर नो टेंशन कंडीशन अभी देखे थे हम लोग, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, बेंडिंग स्ट्रेस के, ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस कम या बराबर होना चाहिए किसके, डायरेक्ट स्ट्रेस की, एक ही बात। यानी बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि P बाई ए माइनस PEY अपॉन आई बराबर 0। तो अगर ये ज्यादा होगा तब ना मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी कंप्रेशन में आएगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा फाइनल वैल्यू। मान लीजिए ये 5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है और ये -10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो क्या हो गया, -5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या होता है, टेंशन, प्लस का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन। क्योंकि इसको हम पॉजिटिव माने हैं, इसको निगेटिव माने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, इधर वाले पार्ट से। यानी डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा बेंडिंग स्ट्रेस से, या बोल सकते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस छोटा होगा या बराबर होगा किसके, डायरेक्ट स्ट्रेस के। यानी यही लिखे यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा बी से, लेस देन इक्वल टू सिग्मा डी से डायरेक्ट स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PEY अपॉन आई होता है और इसका P अपॉन ए होता है। अब यहां से आई को, आई बराबर होता है ए के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। या आप लोग पढ़े होंगे रेडियस ऑफ गायरेशन मैकेनिक्स में, वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया का अंडर रूट होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। क्लियर। तो इसलिए यहां से हम लोग क्या जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ई पी बाई ए कट जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो यहां से ई बराबर आ गया के स्क्वायर अपॉन वाई, यानी ई इक्वल टू क्या आया, ई इक्वल टू लेस देन के स्क्वायर वाई। मतलब इसेंट्रिसिटी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होना चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन इंटू वाई का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे के मेरा क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, और वाई क्या है, अभी हम लोग देखिए कि मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है और ये मेरा एक्स प्लेन है। तो वाई क्या होता है कि जिस एक्सिस को हम लोग रेफरेंस एक्सिस मानते हैं वहां से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। जो एक्सिस को रेफरेंस मानते हैं उससे एक्सट्रीम फाइबर का दूरी ही क्या कहलाता है, मेरा वाई कहलाता है।
ठीक है, ये जनरल चीज है, इसको याद रखना है कि कोई भी कॉलम हो, सर्कुलर कॉलम हो, स्क्वायर कॉलम हो, होलो कॉलम हो, कोई भी कॉलम हो, उसके लिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी मेरा कितना होना चाहिए, के स्क्वायर अपॉन वाई। के क्या है यहाँ पे, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से, मतलब डिफरेंस एक्सिस बोले या न्यूट्रल एक्सिस बोले, वहां से क्या है, एक्सट्रीम फाइबर, मतलब यहाँ इस एक्सिस से इसका दूरी क्या है, यही है, इसी को हम बोलते हैं हम लोग वाई। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्न ऑफ द सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई में इससे क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। कर्न ऑफ द सेक्शन से, कर्न ऑफ द सेक्शन क्या है, या उसको हम लोग बोलते हैं कोर ऑफ द सेक्शन, कर्न ऑफ द सेक्शन या कोर ऑफ द सेक्शन। तो सबसे पहला हम लोग इसमें दो पढ़ना है हम लोग को, रेक्टेंगुलर सेक्शन का और सर्कुलर सेक्शन का। रेक्टेंगुलर में दो पढ़ना है, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन और होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। सर्कुलर में भी दो पढ़ना है हम लोग को, सर्कुलर सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन और होलो सर्कुलर सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होता है, कर्ण किसको बोलते हैं और इसको कैसे हम लोग निकालते हैं कर्ण ऑफ द सेक्शन। सबसे पहले क्या किया, हम मान लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन, वी कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉलम, एक रेक्टेंगुलर कॉलम कंसीडर किए एज सो इन द फिगर। जब इसको हम लोग, एक रेक्टेंगुलर कॉलम है और जब इसको ऊपर से देखते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, एज सो इन द फिगर। एन इसेंट्रिक लोड P, मान लेते हैं यहाँ पे कोई लोड P लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कोई लोड मेरा P। क्लियर है, कहीं पे भी लग सकता है, किसी यूनिट एक एक्सिस के अबाउट, ऐसा नहीं कि हम यहाँ लोड लगा रहे हैं, या इस एक्सिस पे हो या इस एक्सिस पे हो, कहीं पे भी लोड हो, उसको मान लिया क्या P लोड लग रहा है, और ये O है, यहाँ से इसका दूरी कितना है मेरा EX है। अगर ये इधर लोड लगता तो मेरा EY होता, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉलम मान लिए हम लोग, ठीक है, जो कि दिखाया गया है फिगर में, उस पे एक इसेंट्रिक लोड E दूरी पे लग रहा है, मतलब एक इसेंट्रिक लोड P है, यही P लग रहा है, कितना दूरी है यहाँ से इसका E। क्लियर। अब देखिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले निकालते हैं। आई एक्स एक्स लिखने का मतलब क्या हुआ, अभी लोड कहाँ है ये नहीं हमको मालूम है, इस एक्सिस को रिफरेंस माने हैं, तो जैसे ही इस एक्सिस को रिफरेंस मानिएगा, इसको क्या लिखिएगा 1/12, किसका क्यूब होगा, ये एक्सिस किसको कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है, तो डी को। ये एक्सिस किसको कट कर रहा है, डेप्थ को, तो डेप्थ का क्यूब होगा, और जो इसके पैरेलल है सिंपल लिखाएगा, यानी बी डी क्यूब हो जाएगा। यही अगर हम लिखना चाहते आई वाई वाई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मतलब इसको रिफरेंस मानते, तो इसको रिफरेंस मानते तो 1/12 तो होगा ही, क्यूब किसका होगा, किसको कट कर रहा है ये, तो बी को कट कर रहा है, यानी बी क्यूब इंटू डी। क्लियर है, यही यहाँ पे लिखे थे। और हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है, इसलिए यहां से हम लोग के स्क्वायर बराबर आई अपॉन ए लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं इतना। अब इतना लिखने के बाद, अब इतना हम लोग लिख लिए, मान लेते हैं यही फिगर था मेरा, इसको वाई वाई को हम लोग मान लिए अभी रिफरेंस एक्सिस, तो वाई वाई को रिफरेंस एक्सिस मान लेंगे, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई वाई, वाई वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई वाई वाई अपॉन एरिया, आई वाई वाई अपॉन एरिया होगा ना। अगर इसको हम लोग रिफरेंस मानते हैं तो सिंपल इस फॉर्मूला में क्या किए, अगर इसको रिफरेंस मानेंगे तो आई की जगह क्या होगा, आई वाई वाई होगा, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका निकाले हुए ऊपर में वैल्यू 1/12 बी क्यूब डी डिवाइडेड बाय एरिया। इसका क्या होगा, अगर ये मेरा डेप्थ है, ये मेरा विड्थ है, तो एरिया क्या होता है, बी इंटू डी। एकदम क्लियर है, होता है बी इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग यहां से निकालते हैं क्या, ये हो जाएगा 1/12, यहां से बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर मेरा क्या आया, के वाई वाई स्क्वायर बराबर कितना आया, कट के, तो
1/12 बी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से हम लोग को निकालना है, हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, यहां तक क्लियर होगा आप लोग को, एज वी नो दैट इसेंट्रिसिटी, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, जो इसेंट्रिसिटी हम लोग निकाले थे वो क्या आया था, के स्क्वायर अपॉन वाई, यही आया था फॉर्मूला। यहां लिखेंगे एज वी नो दैट ई इक्वल टू के स्क्वायर वाई, ये जानते हैं। इतना निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इतना इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आया था, तो हम मान लेते हैं इक्वल टू मान लेते हैं, और उससे कम जो वैल्यू होगा तो लेस होगा ही, यानी ई इक्वल टू के स्क्वायर वाई आया था। और तो यहां से मेरा ई इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/12 और ऊपर में बी स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर बाई 12 है ये। और वाई किसको बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस मेरा ये है, यहां से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना है b/2, यानी नीचे लिख सकते हैं हम लोग b/2 लिख सकते हैं, यानी e मेरा क्या आ गया b/6, ये 6 हो गया, यहां से 1 चला गया, मतलब e कितना आएगा, ex कितना हो गया, ये b/6, मतलब इधर हम लोग कितना दूर पे लोड रख सकते हैं, तो b/6 पे रख सकते हैं। उससे बाहर अगर लोड रखेंगे तो क्या होगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। और हम लोग देखे थे नो टेंशन कंडीशन के लिए E का मान कितना होना चाहिए, के स्क्वायर अपॉन वाई। इसको फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, इसमें दो एक्सिस है, वाई वाई एक्स एक्स एक्सिस है, दोनों के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालने के लिए आपको बताएं कैसे निकलता है। अगर इसको रिफरेंस मानिएगा तो ये किसको कट किया, बी को, तो बी क्यूब होगा। इसको रिफरेंस मानिएगा तो इस ये लाइन किसको कट कर रहा है, डी को, तो डी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? और हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर ए के स्क्वायर जानते हैं, एरिया इनटू लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इसको बोलते हैं। यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आई अपॉन ए, सिंपल है, इसको उठा के इधर कर दिए, यानी के आई। अगर हम लोग मानते हैं इस एक्सिस को रिफरेंस, किसको रिफरेंस मानते हैं, वाई वाई एक्सिस को, तो रिफरेंस अगर मानते हैं वाई वाई एक्सिस को, तो ये क्या हो गया, आई वाई वाई अपॉन एरिया, और वाई आई वाई वाई का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, इसको रख दिए, और एरिया क्या हो गया उस सेक्शन का, बी इंटू डी, तो यहाँ से के वाई वाई स्क्वायर आ गया 1/12 बी स्क्वायर आ गया। अब हम लोग मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट E इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन वाई, इसके जस्ट पहले भी देखे थे। और के स्क्वायर का मान मेरा क्या है यहाँ पे 1/12 बी स्क्वायर, और y, हमेशा y निकालने में कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए याद रखिए जो एक्सिस आप लिए उस पर बस पेन रख दीजिए, रख दिए। कौन सा एक्सिस लिए थे हम लोग, आई वाई वाई लिए हैं, तो इस पे क्या किए, पेन रख दिए। यहां से लेके ये एक्सट्रीम फाइबर है, ठीक है, मतलब जो पैरेलल वाला साइड है उसका दूरी निकालना है, तो यहां से ये दूरी कितना हो जाएगा, टोटल b है, तो यहां से ये आधा b/2, तो y की जगह क्या किया हम b/2 रख दिए, कैलकुलेट किए तो क्या आ गया b/6, ये निकला मेरा ex। अगर y को रेफरेंस मानिएगा तो आपको निकलेगा ex, अगर x को रेफरेंस मानेंगे तो ey निकलेगा। सिमिलरली ey बराबर क्या आ जाएगा, d/6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग i यहाँ पे क्या निकालते, के स्क्वायर एक्स एक्स, तो यहाँ क्या रखते, आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एरिया, आई एक्स एक्स के जगह पे ये वैल्यू रखते, और एरिया तो उतना ही होगा, ठीक है। ये प्रोसेस में जाते तो सिमिलरली इसी का जैसा क्या निकलता, ई वाई का वैल्यू d/6, यानी इधर b/6 और इधर मेरा कितना आता d/6। क्लियर है? इधर हम लोग b/6 दूरी पर रखेंगे कोई टेंशन नहीं होगा, इधर भी अगर हम लोग b/6 दूरी पर रखेंगे कोई टेंशन नहीं होगा, इधर d/6 दूरी पर रखेंगे कोई टेंशन नहीं होगा, नीचे भी हम लोग d/6 पे रखेंगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगा। इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरह से, यानी जो ये एरिया आया
इस एरिया में हम लोग कहीं भी रखेंगे लोड को, कहीं भी लोड रखेंगे तो कोई भी टेंशन डेवलप नहीं करेगा। और इसी सैडेड एरिया को, यही जो रंगा हुआ एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्न ऑफ द सेक्शन। मतलब ये जो रंगा हुआ एरिया है यही क्या कहलाता है मेरा, कर्न ऑफ द सेक्शन कहलाता है। समझ गए? यानी कर्न ऑफ द सेक्शन इसका कितना है इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माइनस b/6 टू b/6 है किस पे, एक्स एक्सिस पे, इन एक्स एक्सिस पे, और माइनस d/6 से लेके d/6 तक कहां पे है, इन y एक्सिस। यानी कंबाइंडली रूप से ये दूरी यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, ये d/6 ये d/6, टोटल कितना हुआ b/3। यानी b/3 डिस्टेंस किस पे हो गया, b/3 सिमेट्रिक, मतलब इधर भी मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक दूरी कितना हो गया हमारा d/3। यानी b/6 से लेके प्लस b/6 तक रखेंगे या माइनस d/6 से लेके प्लस d/6 रखेंगे तो इस केस में कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्न ऑफ द सेक्शन। किसका, तो ये कर्न ऑफ द सेक्शन किसका, ये सॉलिड सर्कुलर, ये सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अब इसके बाद अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर वो सेक्शन हॉलो है और रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा है, हॉलो है, तो उसका कर्न ऑफ द सेक्शन कितना होगा। पहले इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हॉलो सेक्शन है तो उस हॉलो सेक्शन का कर्न ऑफ द सेक्शन कितना होगा। इस वीडियो में इतना ही।